गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सपना। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में पढ़ा था और उसकी लाइफ के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो डायरी में लिखना शुरू करती है। तो आज का दिन जो था, आज का दिन कौन सा था? 20 जून 1942। तो आज से वो अपनी डायरी में ऑफिशियली लिखना शुरू करती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि वो अपनी डायरी में क्या लिखती है। डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in its boots. The reason of course is the forthcoming meeting in the which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब अपनी डायरी में शुरू में क्या इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करती है, वो लिखती है डियरेस्ट किटी। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया है? किटी। तो कहती है कि डियरेस्ट किटी, आज जो मेरी पूरी क्लास है वो क्या कर रही है? क्वैकिंग ऑन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर के मारे क्या करना? सिविर करना, यानी कि शरीर में कंपन होना। उसकी जो पूरी क्लास थी वो कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उनके जो सभी टीचर हैं जो उन्हें टीच करते हैं वो एक मीटिंग करने वाले थे और उस मीटिंग में ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन जो है वो नेक्स्ट क्लास में मूव होगा, यानी कौन जो है वो पास होगा और कौन जो है वो फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. Gian and I laugh ourselvesly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bet. तो आधी से ज़्यादा जो क्लास थी एन की, वो क्या करने में बिजी थी? वो सारे बेट लगाने में बिजी थे। एन जो है वो अपनी एक फ्रेंड के बारे में बता रही है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है जीएन। और एन जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? क्योंकि उसके पीछे दो जो लड़के बैठे थे उनमें से एक का नाम था सीएन और एक का नाम था जैकस। वो क्या लगा रहे थे? वो आपस में शर्त लगा रहे थे और उन्होंने पूरी लगभग अपनी हॉलीडेज़ की जो सेविंग्स थी, यानी जो उन्हें हॉलीडेज़ में जो सेविंग की थी, जो पैसे बचाए थे, वो पूरे के पूरे पैसे उन्होंने उस बेट पर लगा दिए थे। From morning to night it's you are going to pass. No I'm not. Yes you are. No I'm not. और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बस क्या बातें चलती रहती थी क्लास में कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम फेल हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। इस तरह की बातें वहाँ चलती रहती थी क्लास के अंदर। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. और जो जीएन थी वो क्या करती थी? वो उनको बार बार समझाती थी कि तुम इस तरह की लड़ाई मत करो। वो उनसे प्लीड करती थी बार बार। और जो मैं थी यानी एन जो थी वो क्या करती थी? एन जो है वो गुस्सा दिखाती थी कि अब चुप हो जाओ, कितनी बहस कर रहे हो सेम चीज़ को लेकर। बट उन दोनों लड़के कौन? सीएन एंड जेकस, उन पर कोई भी असर नहीं होता था। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. वो क्या कहती है कि वैसे अगर मेरी राय में पूछा जाए तो मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1/4 ऐसे बच्चे हैं जो डमीज़ हैं। डमीज़ का मतलब क्या होता है? डमीज़ का मतलब है कि जिन्हें कुछ नहीं आता, यानी एन के हिसाब से उन बच्चों को इसी क्लास में रहना चाहिए, उन्हें नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन नहीं होना चाहिए। बट वो आगे क्या कहती है कि जो इस पूरे अर्थ पे सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप कोई अनुमान ना लगा सकें। तो वो टीचर्स को क्या कहती है? टीचर को ऐसे व्यक्ति में काउंट करती है जिनके बारे में कोई भी बच्चा क्या नहीं लगा सकता? अनुमान नहीं लगा सकता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन में। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। आगे एन कहती है कि मुझे मेरी खुद की और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। मतलब हम ईजिली जो हैं वो पास हो जाएंगे। वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। सिर्फ उसे एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें डाउट है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो सब्जेक्ट है मैथ्स। जैसा कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको मैथ्स बहुत ज़्यादा क्या लगता है? डिफ़िकल्ट लगता है। Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. अभी जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं? अभी जो बच्चे हैं वो सिर्फ वेट कर सकते हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के दिल को नहीं दुखाना चाहिए और सबको सांत्वना देते रहने चाहिए कि आप जो है नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन हो जाओगे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. आगे वो क्या कहती है कि एन कहती है कि मेरे सभी टीचरों से बहुत अच्छी बनती है और जितने भी टीचर्स मेरे स्कूल में हैं उनमें से
टोटली 9 टीचर्स हैं वहाँ पर, उसमें से 7 जो है वो मेल है और 2 जो है वो फीमेल हैं. देन मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. एक टीचर है जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, वो एन के मैथ्स टीचर है, वो ओल्ड फोगे कह रही है उन्हें. ओल्ड फोगे क्या होता है? ऐसा टीचर जो ओल्ड फैशन को फॉलो करता हो. तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो उन्हें एन जो है उन्हें ओल्ड फोगे के नाम से बुलाती थी, और मिस्टर कीजिंग जो है वो एन से हमेशा नाराज़ रहते थे. क्यों नाराज़ रहते थे? क्योंकि एन जो है वो उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा बोला करती थी. और ये ऑब्वियस है, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और कोई बच्चा बार बार उस टीचर को डिस्टर्ब करे या बार बार किसी के साथ बात करे, तो कोई भी टीचर जो है वो क्या होगा? बच्चों से एंग्री हो जाएगा. इसी वजह से मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक के बीच में ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. उनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी होती थी क्लास के दौरान. तो एक दिन ऐसे ही गुस्सा होकर मिस्टर कीजिंग ने एन को सबक सिखाने के लिए क्या कहा कि तुम्हें एक ऐसे लिखना होगा, और उस ऐसे का नाम क्या दिया, उसका टॉपिक क्या था? उसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी चुप ना रह सके, जो हमेशा बोलता ही रहे. तो वो एन को सबक सिखाना चाहते थे, उसकी गलती को रियलाइज़ करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एन को ऐसा टॉपिक दिया. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. पहले एन ने सोचा कि चैटरबॉक्स इस टॉपिक पर मैं क्या लिख सकती हूँ. फिर उसने सोचा कि बाद में सोचेंगे कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या लिखूँ, अभी मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. I jotted down का मतलब होता है राइट डाउन. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag and tried to keep quiet. उसके बाद वो क्या करती है, वो जो टाइटल था चैटर बॉक्स उसे एक कॉपी में राइट डाउन कर लेती है, उस कॉपी को वो अपने बैग में डाल लेती है, और अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में वो अपने आप को चुप रखने की कोशिश करती है. दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. अब उस शाम को जब वो अपने घर जाती है तो वो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेती है. फिर उसकी नज़र उस नोटबुक पे पड़ती है जिस पे उसने वो टॉपिक लिखा था. टॉपिक का नाम क्या था? अ चैटर बॉक्स. आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अब जब बच्चे क्या होता है, बच्चे या कोई भी इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी हैबिट होती है, जब वो कुछ सोच रहे हैं तो वो पेन को जो क्या करना शुरू कर देते हैं, च्यू करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको चबाना शुरू कर देते हैं. ये कई लोगों की हैबिट होती है. तो एन भी जो थी वो उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि वो उसके बारे में क्या लिखे, तो वो पेन की निब को, पेन जो है उसको चबाना शुरू कर देती है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Ramble on क्या होता है? जब आप किसी चीज़ पर एमलेसली यानी बिना किसी तर्क के यूं ही लिखते जाएं जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो या कोई जो है उस बात को समझ ना सके. तो वो क्या कहती है कि मैं भी इस टॉपिक पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं भी इस टॉपिक पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख सकती थी जो एमलेसली है, बट वो ऐसा लिखना नहीं चाहती थी जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं. वो क्या चाहती थी कि वो ऐसा मतलब ऐसी बात इसमें लिखे जिससे मिस्टर कीजिंग जो है वो क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए कि बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है क्लास के अंदर. तो वो कुछ ऐसा लिखना चाहती थी जिससे मिस्टर कीजिंग क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. उसने बहुत सोचा कि वो क्या लिखे. बहुत सोचने के बाद उसने 3 पेज का एक ऐसे लिखा और नेक्स्ट डे जो है वो मिस्टर कीजिंग को दिखाया. मिस्टर कीजिंग उसकी बातों को पढ़ के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए, यानी उसके विचार जो पढ़ के है मिस्टर कीजिंग को बहुत अच्छा लगा. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब उस ऐसे में उसने क्या लिखा था कि बोलना जो है वो बच्चों का एक गुण है और इस गुण को मैं बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ. मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता. तो एन कहती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ इस टॉपिक पर कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Inherited traits क्या होता है? ऐसे गुण जो आपको अपने माता पिता से मिले हो. तो वो क्या कहती है कि
मैं इस मामले में, जैसे वो क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो वो कहती है, वो मिस्टर कीजिंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है ये कहकर कि मेरी जो मदर थी जब वो अपने क्लास में थी, यानी उसके चाइल्डहुड में जब वो क्लास में थी, तो वो भी इतना ही बोलती थी और उन्हीं के गुण जो है वो मेरे अंदर भी है, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। और जो गुण आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा एन ने उस ऐसे में लिखा था, जिसे पढ़कर जो आपके मिस्टर कीजिंग थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, संतुष्ट हुए थे उसके विचार सुनकर। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग ने जैसे ही वो ऐसे पढ़ा या वो जो आर्ग्यूमेंट जो पढ़ी थी उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए एंड ही स्टार्टेड लाफिंग ऑल्सो। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे। अब जैसे एन जो थी उसकी आदत थी वो बीच में बोला करती थी जब क्लास चल रही होती थी, तो उसने वो हैबिट छोड़ी नहीं। तो जब मिस्टर कीजिंग जो अपना सेकंड चैप्टर वो अपना चैप्टर करवा रही थे, तो एन जो है वो दोबारा से बोलना शुरू करती है। तो मिस्टर कीजिंग को गुस्सा आता है और वो उसे सेकंड ऐसे लिखने को कहते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना पड़े। तो ये टॉपिक दिया गया किसको, एन को दोबारा से लिखने के लिए। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब उस पर भी जो आपकी एन है वो अच्छा सा आर्ग्यूमेंट लिख कर लाती है और वो मिस्टर कीजिंग को देती है। अब वो आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग जो है वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स तक एन को नहीं रोकते कि वो क्लास के अंदर ना बोले, मतलब वो बोल सकती है 2 चैप्टर तक, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से वो क्या हो गए थे, सेटिस्फाइड हो गए थे। कौन, मिस्टर कीजिंग। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब जब वो अपना 3rd चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो एन फिर बोल रही थी, तो फिर जो आपके मिस्टर कीजिंग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तीसरी बार एन को एक ऐसे लिखने के लिए दिया। और अब की बार जो टाइटल दिया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अब की बार ये टॉपिक एन को दिया। The class roared. I had laughed too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. Ingenuity क्या होता है, अपने जो आपके खुद के विचार होते हैं, रियल जो आपकी राइटिंग होती है उस चीज़ को लिखना। तो वो क्या कहती है, जैसे उन्होंने इस टॉपिक का नाम लिया तो सारी क्लास जो थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एन फ्रैंक कहती है मैं भी खुद भी हंस रही थी इस टॉपिक का नाम सुनकर, बट वो इस टॉपिक फिर हंसने के बाद वो ये सोचने लगी कि वो इस टॉपिक पर कुछ अपना लिखना चाहती है। अपना का मतलब है यहाँ पर कुछ रियल लिखना चाहती है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहती। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। वो कहती है कि अब टाइम आ गया है कि मुझे कुछ ओरिजिनल लिखना होगा, यानी अपने विचार, खुद की थॉट जो है, खुद की राइटिंग जो है वो यहाँ मेंशन करनी होगी। माई फ्रेंड Sani, who good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and the jumped for joy. Verse का मतलब क्या होता है, रिदम में। एन फ्रैंक की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैनी, वो बहुत अच्छी थी पोइट्री लिखने में, तो वो ऑफ़र करती है एन फ्रैंक को कि अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक पर बहुत अच्छी लाइन्स तुम्हें दे सकती हूँ या इस बहुत अच्छी लाइन्स इसमें लिख सकती हूँ। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब एन फ्रैंक जो थी उसे पता था कि मिस्टर कीजिंग ने उसे ये टॉपिक क्यों दिया है, क्योंकि वो पूरी क्लास के सामने एन फ्रैंक का जोक बनाना चाहते थे, उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। बट एन फ्रैंक ने ये सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा लिखेगी जिससे पढ़कर उसका मजाक ना बने बल्कि मिस्टर कीजिंग का मजाक बन जाए क्लास के सामने। आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज डिफ़िकल्ट। फिर वो कुछ लिखकर एक पोएम लिखकर जाती है, किस पर, उस टॉपिक पर, और वो अपनी पोएम को क्लास में सुनाती है। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब उसने उस पोएम में लिखा क्या था, उसने एक मदर डक के बारे में लिखा था जिसके पिता स्वान हैं, जो आपके नर बतख होती है वो, और उनके 3 बच्चे हैं। तो जो स्वान है वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पीटता है,
क्यों पीटता है? क्योंकि उसके बच्चे जो है वो सारा दिन क्या करते रहते हैं? क्वैक क्वैक करते रहते हैं। क्वैक क्वैक साउंड जो है वो डक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके बच्चे सारा दिन क्वैक क्वैक करते थे। इससे इरिटेट होकर उसके फादर ने उसके तीनों बच्चों को इतना पीटा कि तीनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसा उसने अपनी पोयम में लिखा। लकीली मिस्टर गीजिंग टुक द जोक द राइट वे, यानी जो चीज़ वो उनको समझाना चाहती थी मिस्टर गीजिंग को, वो चीज़ मिस्टर गीजिंग समझ गए। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज own comments and to several other classes as well। उन्होंने उस पोएम को दोबारा क्लास के सामने पढ़ा और बहुत सारे क्लासेस के सामने पढ़ा और उसमें अपने कुछ कमेंट्स, अपने जो विचार हैं वो शेयर भी उन्होंने किए। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। एन कहती है कि उस पोएम से जो मिस्टर गीजिंग थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। उसके बाद उन्होंने ना तो मुझे कभी क्लास में बोलने से रोका और ना ही कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर गीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। बल्कि जो एन फ्रैंक की पोएम थी उसने मिस्टर गीजिंग के पूरे नेचर को ही बदल दिया। पहले जो मिस्टर गीजिंग थे वो क्या करते थे? क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अगर कोई बच्चा आपस में बात करता था तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और वो खुद भी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। बट उनकी पोएम, एन फ्रैंक की पोएम पढ़ने के बाद मिस्टर गीजिंग का जो नेचर है वो बिल्कुल बदल गया। अब वो क्या करते हैं? अपने क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो जॉली रखते हैं। सभी उनकी क्लास में हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और वो अपनी स्टडी बच्चों को एंजॉय करवा के पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।